प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुष्कर में सभा हुई है। 2 लोकसभा सीटों को उन्होंने साधा है, नागौर और अजमेर। नागौर से ज्योति मिर्धा कैंडिडेट हैं, अजमेर से भागीरथ चौधरी। ज्योति मिर्धा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंच पर आप बातचीत कर रही थी, विशेष तौर पे क्या कहा है आपने? वो पूछ रहे थे कि लोकसभा क्षेत्र में स्थिति कैसी है। मैंने बताया बहुत मजबूत स्थिति है। बोले हाँ, हमारी रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं और आप लगे रहो, मेहनत करो। इश्यूज़ क्या हैं? क्योंकि मैं नागौर में घूमा हूँ, इस बार मैं देख रहा हूँ कि जाट वोटर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रहा है। वजह क्या है? मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जाट वोटर्स को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि लीडरशिप दोनों पार्टीज की तरफ होनी चाहिए, और इस बार वो 2-3 बार बरत के देख चुके हैं हनुमान बेनीवाल जी को, और अब वो लोग चाहते हैं कि भाई किसी तरह ज्योति मिर्धा आगे आए और सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की, और कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि सरकार में भागीदारी निभा सकते हैं, लोगों के काम हो सकते हैं, विकास कार्य करवा सकते हैं। चुनावों के बीच में आपका ट्विटर वॉर चल रहा है शशि थरूर से, मैं देख रहा हूँ। क्या है इतना ज़्यादा? क्या आइडियोलॉजी तो मैच नहीं खाती? पहले पार्टी में एक साथ थे, अब किस वजह से इतना ज़्यादा बहसबाजी हो रही है? नहीं, शशि इंटेलेक्चुअल आदमी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद उनके समझने में भी फेर रह गया। उन्होंने शायद ध्यान से उसको देखा नहीं है जो वीडियो है। अगर वो देखते तो उनको जो उसका तात्पर्य निकाल रहे हैं वो गलत तरीका है। तो मैंने उनको एक ज़्यादा फिलोसफिकल लेवल पे उनको, जैसे उन्होंने जवाब दिया तो मैंने फिलोसफिकल लेवल पे उनको बताया कि ये जो हिंदुत्व वाला जो मुद्दा है, इसको बहुत नैरो माइंडेडनेस के साथ में देखा जा सकता है, जबकि आप उसको एक्चुअल में देखें और बहुत ब्रॉडन वाइडन करके आप अगर उसको देखेंगे तो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है देश के लिए। उसको ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ बातें हो रही थी कि छेड़खानी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो कभी हमने बोला ही नहीं था। तो उनका अंदाज़ा लगा लेना। कहीं पे एससी लोग हैं जो जिनको भड़काया जा रहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, कहीं असाउद्दीन ओवैसी हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के राइट्स चले जाएंगे। ऐसे कुछ भी नहीं बोलने के बावजूद भी अगर इस तरीके के उसमें से आकलन लगा रहे हैं, तो क्योंकि रियल मुद्दे कुछ नहीं है, तो एक जबरदस्ती मुद्दा लेकर के और उसको बनाया जा रहा है। आप अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। केजरीवाल की कई सभाओं को मैंने सुना, और इस बार के विधानसभा चुनाव से कंपैरेटिवली इस बार आपके प्रति सॉफ्ट तो हैं, लेकिन 2 चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो कहीं ना कहीं आप पे टारगेट किया जा रहा है। एक ये लगाया जा रहा है कि भाई किसानों का ये गढ़ है, किसान परिवार से लोग आते हैं। मैं तो किसान परिवार से हूँ, लेकिन वो आर्थिक समृद्धशाली बहुत ज़्यादा हैं, पैसों का प्रयोग हो रहा है चुनाव में। दूसरा, बाहरी तमगा आपके ऊपर लगाने की बार बार कोशिश की गई है कि वो यहाँ से नहीं तो यहाँ की राजनीति क्या समझेंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका कि हम तो खुद चाहते हैं कि जो किसान हैं वो आगे बढ़े। मेरे पिताजी मेयो से पढ़े थे और उसके बाद में तखतगढ़ पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ जाके खेती किया करते थे। तो पहले तो ये कहना गलत होगा कि हम किसान परिवार से नहीं आते, और अगर कोई किसान परिवार आगे बढ़ जाता है और समृद्धशाली हो जाता है तो हम तो चाहेंगे देश के सारे किसान इस तरीके से आगे बढ़े। और दूसरा जो आरोप लगाते हैं वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो जहाँ खीमसर से चुनाव लड़ते हैं उनका क्षेत्र नागौर में पड़ता है। मेरा तो खुद का जो विधानसभा क्षेत्र खीमसर लगती है, अगर मेरे गांव को देखें कुचेरा को। और उनका ये उलझलूर आरोप लगाने का तो उनका काम चलता है। वो कई जगह बोलते हैं कि 50% इसकी हाजिरी थी लोकसभा में, जबकि उनकी हाजिरी 90% थी, मेरी 93% अटेंडेंस थी पार्लियामेंट में। और ये सब फैक्ट्स जो हैं वो पब्लिक डोमेन में है। तो वो झूठ सच करके मंच पे खड़े होकर के कितना भी बड़ा झूठ बोल देते हैं, और उसको मतलब किसी छोटे प्लेटफॉर्म पे जगह जगह अपन उसको काउंटर नहीं कर सकते। लेकिन जनता अब ये समझती है कि वो मतलब अनर्गल सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कितना भी बड़ा झूठ बोल सकते हैं। और मैंने तो एक बार किसी मीडिया वाले ने मुझसे पूछा भी था कि उन्होंने कहा मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया। मैंने कहा तो अच्छा हुआ 1947 से पैदा होते पहले तो ये कहते हैं कि देश मैंने आज़ाद करा दिया। ये इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। इसके और लीडर आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे, उनसे सवाल पूछा जाता है तो आपके नाम पे बहुत कुछ बोलते नहीं है। मेरे खिलाफ बोलने को मिलेगा क्या किसी को? जो हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं वो भी सब ऐसे झूठे सच्चे आरोप हैं। अगर किसी ने ईमानदारी से राजनीति करी है, और जो किसी भी पार्टी को आप देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, जो परिवार का एक बैकग्राउंड रहा है उसके लिए तो सभी बड़ा अच्छा बोलते हैं उसके लिए हमेशा। तो आज चुनाव हो रहा है, ये एक मंच है जिस पे आकर के आप सब अपनी बात कह सकते हैं। हम भी आकर के अपनी बात कहते हैं, हनुमान बेनीवाल जी भी वेलकम है आकर के अपनी बात रखें। लेकिन मेरा उनसे सिर्फ ये कहना है कि सही बोले, सच बोले। मंच पे खड़े होकर के हम नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि जो पब्लिक के सामने कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के जाए, कोई फैक्ट्स लेकर के जाए, तो वो बिल्कुल सही होने ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल, पीएम बार बार अपनी सभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार जितना भी हो रहा है उसको खत्म करना है। आप कांग्रेस में भी रही हैं, क्या पिछली गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगी आप? आपको लगता है कि मुद्दों को बाहर लाना चाहिए? पिछली सरकार की तो पोल खुल ही रही है सब जगह। आज अगर देखें, मैं हमेशा कहती हूँ कि नागौर के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो पानी की समस्या है।
जल जीवन मिशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना पैसा भिजवाया था, उस पैसे को यूज़ नहीं कर सके। जब यूज़ करा तो इतना जितना सा यूज़ कर रखा है उसको इतना गलत तरीके से इस्तेमाल किया है कि आज पाइपलाइंस जो हैं वो ऊपर पड़ी हुई हैं, फूटी हुई हैं। लाइन अगर वहाँ डल गई है तो वो गलत जगह पर डाल दी है, अगर टंकियाँ बनाई हैं तो वो गलत जगह बनाई है, जिसकी वजह से जो इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल का पानी है वो सुचारू रूप से हम गाँव ढानी तक नहीं पहुँचा पा रहे। हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं कन्हैया लाल जी, उनको पिछले कुछ समय में जब उन्होंने इसकी ब्रीफिंग ली थी तो उनको कुछ ऐसे कर्मचारी थे जिनको उनको बर्खास्त करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने काम इतना ख़राब करवाया था। इसका श्रेय हमारी पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी उसी को जाता है। और उसके अलावा जो ये पेपर लीक के मुद्दे और ये सारे मुद्दे हैं तो ये आप सबके सामने जो उस टाइम पे अपराध का जो फिगर्स हमारे पास में आ रहे थे, आज आप देख लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद में ये चीज़ कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे आज मोदी जी ने बोला, आज स्थापना दिवस था, सारी उनकी स्पीच जो थी वो ज़्यादातर महिलाओं पे फोकस थी। और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि अभी ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। और उन्होंने बोला कि 100 दिन में देखने को मिलेंगे बड़े चेंजेस जब नई सरकार आती है, तो हम भी इंतज़ार करेंगे। जी, देखिए, प्रधानमंत्री, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम तो एक क्षेत्र में ही सीमित है, लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लाने से और हमारे प्रचार करने से उनको फ़ायदा हो सकता है तो जाहिर सी बात है। और आज तो विशेष तौर से स्थापना दिवस पे पुष्कर जैसी जगह पर आकर के और नागौर और अजमेर लोकसभा की दोनों एक संयुक्त बैठक जो सभा थी उसके अंदर जनसभा को संबोधित किया, और जो उन्होंने केंद्रित भी करी अपनी स्पीच, वो ऐसी पॉपुलेशन के लिए करी है। और आगे 100 दिन का अपनी सरकार आएगी, उसका एजेंडा बताया है कि महिलाओं पे हम फोकस्ड हैं और 100 दिन के अंदर हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। और ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो ये बहुत ही एक मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग टर्न लेने वाली है। और उन्होंने जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बोली कि हर बार जीवन में कभी ना कभी ऐसा मौका आता है जब हमारा एक छोटा सा फैसला आने वाली सदियों के लिए डिसाइड करता है कि किस डायरेक्शन में देश जाएगा। तो ये सबसे की पॉइंट था आज उनकी बात का कि भाई ये जो बार उनको मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, जो 10 साल में भूमिका बनी है, उस बेसिस के ऊपर, उस फाउंडेशन के ऊपर आज वो तीसरी बार एक मौका पब्लिक से मांग रहे हैं और चाहते हैं कि वो देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करें। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता को उनको ये मौका ज़रूर देगी और प्रधानमंत्री जी इस देश को आगे लेकर जाएंगे, नई ऊंचाई छूएंगे। कुल मिलाकर ज्योति मिर्धा मानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा के बाद कहीं ना कहीं उनके लोकसभा इलाके में उनको फ़ायदा मिलने वाला है और इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा पार्टी को तो होगा ही, लेकिन जीत में सबसे बड़ी सहायता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सभा होने वाली है। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी अजमेर।